प्रदूषण। प्रदूषण प्राकृतिक वातावरण में दूषित पदार्थों का प्रवेश है जो प्रतिकूल परिवर्तन का कारण बनता है। प्रदूषक प्रदूषण के घटक या तो बाहरी पदार्थ या ऊर्जा या प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले संदूषक हो सकते हैं, जबकि प्रदूषक एक पदार्थ, रसायन या कारक है जो पर्यावरण में मुक्त होने पर मानव हितों पर बुरा प्रभाव डालता है। वातावरण में बाहरी कणों या गैसों के मुक्त होने से वायु प्रदूषण होता है, जो मनुष्य, वनस्पति, जानवरों और इमारतों के लिए हानिकारक है। वायु प्रदूषण मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण होता है। कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन में नाइट्रोजन तथा सल्फर की थोड़ी मात्रा होती है। इन गैसों का सांस लेना न केवल खतरनाक है, बल्कि ये बारिश में भी घुलकर अम्लीय वर्षा को जन्म देती है। जीवाश्म ईंधन के दहन से हवा में निलंबित कणों की मात्रा बढ़ जाती है। इन सभी प्रदूषकों के उच्च स्तर की उपस्थिति खराब दृश्यता का कारण बनती है, खासकर ठंड के मौसम में जब पानी भी हवा से संघनित होता है। इसे धूम कोहरा के रूप में जाना जाता है और यह वायु प्रदूषण का एक दृश्य संकेत है। वायु प्रदूषण के प्रभाव। वायु प्रदूषण वातावरण में रसायनों, कणों या जैविक पदार्थों का प्रवेश मनुष्यों को नुकसान, बीमारी या मृत्यु का कारण बनता है तथा दूसरे जीवों को भी क्षति पहुंचाता है। वातावरण एक जटिल, गतिशील, प्राकृतिक गैसीय प्रणाली है जो पृथ्वी ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तालिका ऊंचे स्तर पर सबसे आम प्रदूषकों द्वारा स्वास्थ्य प्रभावों के प्रकारों को दिखाती है। वायु प्रदूषण पौधों और जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे जैव विविधता तथा फसल की पैदावार प्रभावित होती है। अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा एक ऐसी वर्षा है जो असामान्य रूप से अम्लीय होती है, जिसका अर्थ है कि इसमें हाइड्रोजन आयनों का उच्च स्तर होता है। इसका पौधों, जलीय जानवरों तथा बुनियादी ढांचों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बिजली स्टेशनों, स्मेल्टरों, कारखानों, ऑटोमोबाइल आदि से सल्फर ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ऊपर जाकर ये वायुमंडल में वर्षा के पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा बादलों में सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड के गठन का कारण बनते हैं। यदि बारिश दूषित हवा से होती है तो यह इन गैसों को अधिक सोख लेती है और इसकी अम्लता को बढ़ा देती है, यानी पीएच सामान्य से कम हो जाता है। इसे ही अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा के प्रभाव। पौधों और जानवरों को नुकसान, मिट्टी को नुकसान, जलीय जीवन को नुकसान, संपदा के दीर्घ जीवन को नुकसान, धातुओं को नुकसान, मिट्टी में रासायनिक संतुलन को नुकसान। ओजोन का अवक्षय।
ओजोन परत प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली ओजोन गैस की एक पेटी है जो पृथ्वी से 9.3 से 18.6 मील तक ऊपर स्थित है और सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी बी विकिरण से एक ढाल के रूप में कार्य करती है। ऑक्सीजन सामान्यतः द्विपरमाणविक अणु में पाई जाती है। हालांकि वायुमंडल में ऊपरी पहुंच में ऑक्सीजन के 3 परमाणु युक्त एक अणु पाया जाता है। इसे ओजोन कहते हैं और इसका सूत्र O3 है। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत ओजोन जहरीला है और हम भाग्यशाली हैं कि यह पृथ्वी की सतह के करीब स्थित नहीं है। अतः ओजोन एक आवश्यक कार्य करता है जहां यह पाया जाता है। यह सूर्य से हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है। हाल ही में पता चला है कि यह ओजोन परत क्षीण हो रही है। विभिन्न मानव निर्मित यौगिक जैसे CFC वातावरण में पाए गए हैं। एक बार जब वे ओजोन परत पर पहुंच जाते हैं तो वे ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। वैश्विक उष्मीकरण, ग्रीनहाउस प्रभाव। ग्रीनहाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह की सतह से ऊष्मीय विकिरण वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और सभी दिशाओं में पुनः विकिरणित होता है। ग्लोबल वार्मिंग में पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है ग्रीनहाउस प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ग्रह की सतह से तापीय विकिरण वायुमंडलीय ग्रीनहाउस उस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और सभी दिशाओं में पुनः विकिरणित होता है। वहाँ का तापमान इससे अधिक होता यदि सौर विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष ऊष्मा केवल इस तंत्र को गर्म करता। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से वातावरण में अधिक गर्मी बरकरार रहेगी और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ता है और वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। यह कृषि पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तूफान, चक्रवात और बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। तापमान और आर्द्रता में वृद्धि से रोग में वृद्धि हो सकती है। धूमकोहरा। धूमकोहरा कुहासा है जो धुएं से मिश्रित और प्रदूषित होता है। यह हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ सूर्य के प्रकाश की फोटोकेमिकल प्रतिक्रिया से उत्पन्न वायु दूषण के रूप में माना जाता है, जो विशेष रूप से मोटर वाहन उत्सर्जन द्वारा वायुमंडल में मुक्त होता है। धूमकोहरा धुएं तथा कोहरे का मिश्रण है, लेकिन अब इस शब्द का विस्तार अन्य प्रकार के वायुमंडलीय प्रदूषण को शामिल करने के लिए किया जाता है। धूमकोहरा कारखानों, स्टील वर्क्स, तेल रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्रों और निश्चित रूप से सर्वव्यापी मोटर कारखानों सहित कई स्रोतों में होता है। इसमें शामिल होते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सीसा,
और विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन। जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। जल प्रदूषण अर्थात जल निकायों का दूषित होना है। जल प्रदूषण इन जल निकायों में रहने वाले पौधों तथा जीवों को प्रभावित करता है। जल प्रदूषण कुछ ऐसे पदार्थों का योग है जो पानी की गुणवत्ता को खराब कर देता है, जिससे या तो यह स्वास्थ्य के लिए या उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। हम अपने खेतों में जिन उर्वरकों का और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं वे पानी में घुल जाते हैं, तो इनमें से कुछ प्रतिशत पदार्थ जल निकायों में चले जाते हैं। हमारे कस्बों तथा शहरों से निकलने वाला मल तथा कारखानों से निकलने वाला कचरा भी नदियों या झीलों में फेंक दिया जाता है। जब बांधों से पानी छोड़ा जाता है तो नदियों के पानी का तापमान प्रभावित होता है। जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। जल निकायों में अवांछनीय पदार्थों का मिल जाना। ये रोग पैदा करने वाले जीव भी हो सकते हैं, जैसे हैजा पैदा करने वाले जीवाणु। जल निकायों से वांछनीय पदार्थों को हटाना। तापमान में बदलाव। विभिन्न जानवरों के अंडे तथा लार्वा विशेष रूप से तापमान परिवर्तन के लिए अति संवेदनशील होते हैं। सुपोषण। सुपोषण कृत्रिम या प्राकृतिक पदार्थों को जोड़ने के लिए, जैसे नाइट्रेट तथा फास्फेट उर्वरकों या सीवेज के माध्यम से जलीय प्रणाली के पारिस्थितिक तंत्र की प्रतिक्रिया है। जैसे पोषक तत्वों के बढ़े हुए स्तर की प्रतिक्रिया के रूप में एक जल निकाय में फाइटोप्लैंक्टन की अत्यधिक वृद्धि है। जल निकायों में अकार्बनिक यौगिकों के अतिरिक्त कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन से पानी में पोषक सामग्री की वृद्धि होती है। यह शैवाल, विशेष रूप से नीले हरे शैवाल के तेजी से विकास का कारण बनता है और पूरी तरह से पानी की सतह को ढक सकता है। इस प्रकार की शैवालीय वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। जलीय जंतु विषाक्तता या ऑक्सीजन की कमी के कारण भी मर सकते हैं। मृदा प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। मृदा प्रदूषण मानव निर्मित रसायनों की उपस्थिति या प्राकृतिक रूप से मिट्टी के वातावरण में अन्य परिवर्तन के कारण होता है। इसमें शामिल सबसे आम रसायन पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, कीटनाशक, सीसा तथा अन्य भारी धातुएं हैं। मृदा प्रदूषण को परिभाषित किया जाता है या किसी विशेष क्षेत्र की मिट्टी के संदूषण के रूप में वर्णित किया जाता है। मिट्टी की उर्वरता में कमी, इसलिए मिट्टी की उपज में कमी होती है। मिट्टी और उसमें मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्वों की हानि। ऐसी मिट्टी में पौधे भी नहीं पनपते हैं, जिससे आगे चलकर मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी में रहने वाले वनस्पतियों और जीवों के संतुलन में गड़बड़ी, मिट्टी की लवणता में वृद्धि, जो इसे वनस्पति के लिए उपयुक्त बनाती है, जिससे यह बेकार
और बंजर हो जाती है। प्रदूषित मिट्टी में फसलें नहीं उग सकती। यदि कुछ फसलें उगने में सफल हो जाती हैं, तो वे इतनी जहरीली होंगी कि उनका सेवन करने वाले लोगों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। जैव रासायनिक चक्र। जैव भू रासायनिक चक्र एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा कोई रासायनिक तत्व या अणु पृथ्वी के जैविक और अजैविक दोनों भागों से होकर गुजरता है। यह हमें बताता है कि जैविक, भूविज्ञानिक और रासायनिक कारक सभी शामिल हैं। जैव भू रासायनिक चक्र एक चक्रीय मार्ग है जिनके माध्यम से रासायनिक तत्व पर्यावरण से जीवों में और वापस पर्यावरण में जाते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र आवश्यक है क्योंकि इन तत्वों के संदर्भ में पृथ्वी और उसके पर्यावरण को बंद प्रणाली कहा जाता है और पृथ्वी के बाहर से ऐसे तत्वों का प्रवाह नहीं होता है। जैव भू रासायनिक चक्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अवसादी चक्र। जल चक्र। जल पृथ्वी की सतह के एक बहुत बड़े क्षेत्र में व्याप्त है और भूमि के अंदर भी यह पाया जाता है। जल की कुछ मात्रा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में विद्यमान होती है। पृथ्वी की सतह पर 97% पानी समुद्रों और महासागरों में पाया जाता है और यह खारा है। जल निकायों से पानी वाष्पित हो जाता है और बाद में इस जलवाष्प के संघनन से वर्षा होती है। लेकिन इस निरंतर संघनन प्रक्रिया के बाद भी हम समुद्र तथा महासागरों को सूखते हुए नहीं देखते हैं। जमीन पर गिरने वाला सारा पानी तुरंत वापस समुद्र में नहीं जाता है। इसका कुछ भाग मिट्टी में समा जाता है और स्वच्छ भूमिगत जलाशय का हिस्सा बन जाता है। इस भूमिगत जल का कुछ भाग झरनों के माध्यम से सतह पर आ जाता है या हम इसे कुओं और ट्यूबवेल के माध्यम से अपने उपयोग के लिए सतह पर लाते हैं। जल का उपयोग स्थलीय जंतुओं और पौधों द्वारा विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं के लिए भी किया जाता है। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। नाइट्रोजन तत्व मानक परिस्थितियों में एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अधिकतर आदर्श द्विपरमाणविक गैस है। नाइट्रोजन सभी पौधों के पनपने के लिए एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है। यह पौधों की कोशिकाओं में कई संरचनात्मक, आनुवंशिक और चयापचय यौगिकों का एक महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रोजन गैस हमारे वायुमंडल का 78% हिस्सा बनाती है और नाइट्रोजन भी जीवन के लिए आवश्यक कई अणुओं का एक हिस्सा है, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कुछ विटामिन। नाइट्रोजन सभी जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। हालांकि जीवाणुओं के कुछ रूपों को छोड़कर जीवन रूपी नाइट्रोजन अणु को
नाइट्रेट तथा नाइट्राइट जैसे रूपों में परिवर्तित करने में सक्षम नहीं है। इस जीवाणु के अलावा नाइट्रोजन अणु को नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स में परिवर्तित करने का एकमात्र तरीका बिजली है।